हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने इलस्ट्रेशन एचओ थ्योरी देख लिया। अब हम फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इन दिस सेक्शन वी एग्जामिन द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम विच इज़ रियली अ corollary since it follows directly from HO theorem and holds only if HO theorem holds। ये किसने दिया था वो बाद में देखेंगे, बट फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन जो थ्योरम है वो तभी होल्ड करता है जब HO थ्योरी होल्ड करेगा। मीनिंग फैक्टर एंडाउमेंट होगा, और फैक्टर एंडाउमेंट जिसमें है या फैक्टर अबंडेंस कंट्री का जिसमें है उस ही कमोडिटी में जो नेशन है वो स्पेशलाइज कर रहा है एंड वो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, दूसरा कमोडिटी इंपोर्ट कर रहा है। जब ये होल्ड करेगा तभी फैक्टर इक्वलाइजेशन या फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम होगा। सिंपल है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मल लॉजिक है, हम वो अप्लाई करेंगे और ये ईजीली आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़े उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, एंड यस लाइक करना मत भूलिएगा। It was Paul Samuelson 1970 Nobel Prize in Economics who rigorously proved this factor price equalization theorem। तो किसने दिया है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ पॉल सैमुएल्सन हु गेव दिस थ्योरम। ही ऑल्सो वन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1970, जिन्होंने ये थ्योरम दिया है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ समटाइम्स रेफर्ड टू एज हेक्स्टर-ओलन सैमुएल्सन थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर है वो हेक्स्टर-ओलन थ्योरम होल्ड करेगा, तब ये थ्योरी होल्ड करेगा, इस वजह से इसको HOS थ्योरम, हेक्स्टर-ओलन सैमुएल्सन थ्योरम भी कहा जाता है इन शॉर्ट। इन सेक्शन 5.5a we state the theorem and explain its meaning। Section 5.5b presents an intuitive proof for factor price equalization theorem। तो आगे क्या क्या होगा वो बेसिकली यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है कि आगे हम लोग क्या क्या देखेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिर्फ वही है जो यहाँ पे दिया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। Starting with assumption given in 5.2a, we state factor price equalization HOS theorem as international trade will bring about equalization in the relative and absolute returns to homogeneous factor across nation। फैक्टर्स, पहली बात यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई, फैक्टर्स होमोजीनस है। होमोजीनस होना यानी फैक्टर्स एकदम सिमिलर है, स्किल सेट सिमिलर है, अगर लेबर है तो कैपिटल अगर सेम, कैपिटल पूरी तरह से सेम है, यानी होमोजीनस है जो फैक्टर्स है वो दोनों नेशन में। और उनकी इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से उनका जो रिलेटिव रिटर्न्स एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स या रिलेटिव रिटर्न्स क्या होता है या एब्सोल्यूट रिटर्न्स क्या होता है? रिलेटिव एब्सोल्यूट बाद में देखेंगे। रिटर्न्स यानी लेबर का वेजेस, कैपिटल का जो रेंट है या इंटरेस्ट है वो सारा ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, यानी वो इक्वलाइज हो जाएगा दोनों नेशन में। ट्रेड के बाद दोनों होमोजेनस फैक्टर का इक्वलाइज होगा, दोनों रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एज सच इंटरनेशनल ट्रेड इज सब्सटीट्यूट फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ mobility of factors। What this means is that international trade will cause the wages of homogeneous labor, that is labor with same level of training, skills and productivity, to be same in all trading nation if assumption 5.2a holds। तो जो भी assumptions हैं वो सारे hold करेंगे, तो फिर क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से जो होमोजेनस लेबर है उनके वेजेस सेम हो जाएंगे दोनों नेशन में। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड विल कॉज रिटर्न टू होमोजेनस कैपिटल बिकॉज वी हैव अज्यूम टू इनपुट्स। दैट्स द रीज़न लेबर का वेजेस भी इक्वलाइज हो जाएगा, कैपिटल का जो रेंट है वो भी इक्वलाइज हो जाएगा, जो भी रिटर्न है कैपिटल का वो भी इक्वलाइज हो जाएगा दोनों नेशन में। दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड विल मेक W द सेम इन nation 1 and nation 2। Similarly it will cause R to be same in both nation। both relative and absolute factor price will be equalized। मतलब R upon W upon R
या आर अपॉन डब्ल्यू जो हम रिलेटिवली लिखते हैं वो भी इक्वल हो जाएगा, और डब्ल्यू सिर्फ डब्ल्यू एंड आर सेपरेटली एब्सोल्यूट टर्म्स में वो भी इक्वलाइज हो जाएगा. From section 5.4 we know that in absence of trade the relative price of commodity X is lower in nation 1 than in nation 2. इस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. relative price Px by Py जो नेशन 1 में है is less than Px by Py in nation 2. ये चीज़ हमने देखी. मैं यहाँ पे लिखती हूँ सो आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप पता चले. So what I said was Px the relative price Px by Py in nation 1 is less than Px by Py in nation 2. ठीक है, ये चीज़ हमने पहले देख ली है. इस वजह से क्या होगा, we know that in absence of trade relative price of commodity X is lower in nation 1 than in nation 2 because the relative price of labor or wage rate is lower in 1. ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि relative price of labor जो है that is W upon R वो less होगा in nation 1 than in nation 2. As nation 1 specializes in production of commodity X, labor intensive commodity, and reduces production of commodity Y, capital intensive commodity, the relative demand for labor rises causing W to rise while the relative demand for capital falls causing R to fall. So इसका मतलब क्या है कि ये तभी होगा when W upon R in nation 1 is less than W upon R in nation 2 relative price. अब जब लेबर, जो ऑब्वियसली लेबर अबंडेंट नेशन है तो क्या होगा, एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगा. एक्स कमोडिटी में जब स्पेशलाइज करेगा तो वो लेबर का डिमांड करेगा. लेबर का डिमांड करेगा तो लेबर का सप्लाई तो उतना ही है. जब लेबर का सप्लाई उतना है, लेबर डिमांड बढ़ गया, लेबर सप्लाई विल बी लेस देन लेबर डिमांड. इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस ऑफ लेबर यानी जो वेजेस है वो बढ़ जाएंगे. नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई की चीज़ ही यहाँ पे अप्लाई होती है. लेबर सप्लाई उतना ही है, लेबर डिमांड बढ़ चुका है. सो इवेंचुअली रिलेटिवली लेबर सप्लाई लेस हो गया, लेबर डिमांड बढ़ गया. डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ा दो, राइट. सो वेजेस बढ़ जाएंगे, वेजेस बढ़ जाएंगे. अब क्या होगा, इसके वेजेस बढ़ गए. दूसरी साइड पे वाई कमोडिटी जो है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है नेशन 1. मैं यहाँ पे नेशन 1 की ही बात कर रही हूँ. वाई कमोडिटी कम प्रोड्यूस कर रहा है, सो रिलेटिवली आर जो है अब वो वाई कमोडिटी कम प्रोड्यूस कर रहा है. सो कैपिटल जो होगा वो कैपिटल के से डिनोट होता है. सो के वो डिमांड नहीं करेगा, डिमांड उसका लेस हो जाएगा. तो इस सिचुएशन में सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा कैपिटल का, राइट. जब ऐसे होता है तो जो प्राइस ऑफ कैपिटल होगा वो कम हो जाएगा, मीनिंग आर विल गो डाउन. सो डब्ल्यू अपॉन आर को क्या अफेक्ट होगा, डब्ल्यू अपॉन आर नेशन 1 में कम था नेशन 2 से. तो इस सिचुएशन में ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू कम हो गई, तो इवेंचुअली ये राइज करेगा, ये पूरा वैल्यू राइज करेगा. ये पूरा जब पूरा का पूरा रिलेटिव प्राइस जब इंक्रीज होगा तो इवेंचुअली इसके साथ इक्वल आ जाएगा. लेट्स रीड, वही चीज़ मैं फिर से रीड करती हूँ. एज नेशन 1 स्पेशलाइजेज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स दैट इज़ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी and reduces its production of commodity Y that is capital intensive commodity, relative demand for labor rises. मैंने जैसे बोला कि वो डिमांड करेगा लेबर ज़्यादा क्योंकि प्रोड्यूस एक्स करना है, causing wages to rise. डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो जब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो क्या होता है, प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, तो W इंक्रीज़ हो जाएगा. while the relative demand for capital falls, क्योंकि वो वाई कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो जो रिलेटिव डिमांड है वाई का यानी कैपिटल का वो कम हो जाएगा. इस वजह से आर का जो वैल्यू है, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है, तो आर का वैल्यू कम हो जाएगा, प्राइस उसका कम हो जाएगा.
एग्जैक्ट ऑपोजिट अकर्स इन नेशन 2। यही चीज़ उल्टी जो है वो नेशन 2 में होगा। वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सो कैपिटल डिमांड ज़्यादा होगा। सो जो आर होगा वो राइस होगा, एंड लेबर कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब एक्स कमोडिटी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो लेबर का डिमांड कम होगा। लेबर डिमांड कम होगा तो डब्ल्यू का प्राइस इंक्रीज होगा। इवेंचुअली जो है डब्ल्यू अपॉन आर जो है नेशन 2 का, वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है और डब्ल्यू की वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा किया, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे कम होगी, राइट, कम होगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। सो डब्ल्यू की वैल्यू कम हो रही है, आर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, नेशन 2 में इवेंचुअली ये पूरी वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे अगर समझो, फॉर एग्जांपल मैं रफली फिगर्स लेती हूँ, जो पी एक्स बाय पी वाई नेशन 1 में समझो 10 है, एंड पी एक्स बाय पी वाई नेशन 2 में समझो 15 है, तो वो पूरा जो मैंने डिमांड और वो सब करके मैंने आपको बताया, ये राइस हो रहा है वैल्यू, तो ये 11, 12, 13 ऐसे होती जाएगी, ये वैल्यू कम होती जाएगी, 14, 13, और इवेंचुअली समझो 12 पे ये आके रुकता है बढ़ के, और ये कम होके 12 पे रुकता है। तो फैक्टर रिलेटिव आर अपॉन डब्ल्यू, जो रिलेटिव फैक्टर प्राइस है वो इक्वल हो गया दोनों नेशन में। Where was I? That is, nation 2 specializes in production of Y and reduces its production of X with trade. Its demand for labor falls, causing W to fall, while its demand for K rises, causing R to rise. To summarize, international trade causes W to rise in nation 1, that is low wage nation. C, eventually उसका मतलब क्या है, जो कमोडिटी में अबंडेंस है उसका प्राइस इंक्रीज होगा आफ्टर ट्रेड विथ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि उसी चीज़ का डिमांड बढ़ रहा है, एंड टू फॉल इन नेशन 2, और जो कमोडिटी में आप अबंडेंस है, जो फैक्टर में आपका अबंडेंस है, वही फैक्टर का दूसरे नेशन में प्राइस कम हो जाए। द हाई वेज नेशन, जहाँ पे पहले वेजेस ज़्यादा थे अब वो कम हो गए। Thus, international trade reduces the pre-trade difference in W between two nations. Similarly, international trade causes R to fall in nation 1, यानी जो आपका फैक्टर, जिस फैक्टर में आपका अबंडेंस नहीं है, जो स्केर्स फैक्टर है, उसका प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगा और दूसरे नेशन में उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल एक्सपेंसिव, यानी स्केर्स था ना, स्केर्स था पहले तो वो एक्सपेंसिव था, अब उसका प्राइस कम होगा। एंड टू राइस इन नेशन 2, चीप नेशन, जहाँ पे कैपिटल नेशन 2 में कैपिटल पहले सस्ता था, इस वजह से वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी में कर रहे थे, अब वो कैपिटल प्राइस बढ़ चुका है। दस रिड्यूसिंग द प्री ट्रेड डिफरेंस इन आर बिटवीन द टू नेशन, इस वजह से प्री ट्रेड डिफरेंस आर का डब्ल्यू का कम होता जाएगा। This proves that international trade tends to reduce the pre-trade difference in W and R between the two nations. तो आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड जो भी प्री ट्रेड डिफरेंस W and R के बीच में था वो इवेंचुअली सेम होता जाएगा। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ एब्सोल्यूट के टर्म्स में। नेशन 1 प्री ट्रेड क्या है, नेशन 1 में प्री ट्रेड में W की वेजेस कम है, इस वजह से वो लेबर अबंडेंट नेशन है तो वेजेस कम है, और जो रेंट है वो ज़्यादा है। नेशन 2 में क्या हो रहा है, नेशन 2 में ऑपोजिट है, वेजेस बहुत एक्सपेंसिव है और रेंट बहुत कम है, ये लेबर अबंडेंट है और ये कैपिटल अबंडेंट है। ट्रेड होता है, नेशन 1 स्पेशलाइज करता है एक्स में स्पेशलाइज करता है तो वो डिमांड करेगा किसका, लेबर का। लेबर का डिमांड किया, सप्लाई तो उतना ही है, आप क्या बोलोगे, हमारे पास तो सप्लाई उतना ही है, आपका डिमांड बढ़ चुका। तो डिमांड जब किसी भी चीज़ में जब डिमांड बढ़ जाता है सप्लाई से, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि डिमांड अब ज़्यादा लोग कर रहे हैं, सप्लाई कम है, तो जिनको चाहिए ज़्यादा प्राइस पे वो लेकर जाओ। तो प्राइस ऑफ दिस इंक्रीजेस, यानी वेजेस जो है
वो इंक्रीज़ होंगे। पहले वेजेस कम थे, इफ़ यू सी हियर, वन सेकेंड, हियर वेजेस कम थे, अब ये राइज हो रहे हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये एरो रेड से कर रही हूँ। तो आफ्टर ट्रेड दिस विल राइज। अब आते हैं फिर से यहाँ पे, ये इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी जगह पर नेशन वन में ही वाई कमोडिटी नहीं बन रही है, तो वाई कमोडिटी, जो वाई कमोडिटी है दैट इज़ रिड्यूस्ड इट्स प्रोडक्शन, नॉट प्रोड्यूसिंग नहीं, रिड्यूस द प्रोडक्शन। तो यानी कैपिटल का डिमांड कम हो जाएगा, यानी कैपिटल का डिमांड कम है तो सप्लाई तो उतना ही है, लेकिन कैपिटल का डिमांड कम हो गया, डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई, तो क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, स्टॉक पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, डिमांड कम लोग कर रहे हैं, तो प्राइस कम कर दो, जो खरीद लेंगे वो स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, सो प्राइस कम होगा, यानी आर की वैल्यू कम होगी। सो यहाँ पे आर की वैल्यू कम होती जाएगी, ये आर की वैल्यू कम हो रही है। ऑपोजिट हैपन्स इन नेशन टू, ये कम होगा, ये बढ़ेगा, एंड इवेंचुअली वो इक्वलाइज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी go further and demonstrate that international trade not only tends to reduce international difference in returns to homogeneous factor, but would in fact bring about complete equalization in relative factor prices when all assumptions made hold. अब हमने अभी तो assumptions को ध्यान में रख के, होमोजेनस फैक्टर्स है वो ध्यान में रख के हमने ये प्रूव किया कि हाँ डिमांड बढ़ेगा और ये सारी इक्वलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको रिलैक्स कर दें उसके बाद भी करें तो भी ये होल्ड करेगा। दिस इज सो बिकॉज एज लॉन्ग एज रिलेटिव फैक्टर प्राइस डिफर, रिलेटिव कमोडिटी प्राइस डिफर एंड ट्रेड कंटिन्यूज टू एक्सपांड। तो हमने जो जनरल एचओ थ्योरी का डायग्राम देखा था, हमने क्या देखा था, अगर रिलेटिव फैक्टर प्राइस डिफर कर रहे हैं दोनों नेशन में, उस वजह से कमोडिटी प्राइस डिफर होगी और उसी वजह से ट्रेड होगा, बेनिफिशियल होगा और ट्रेड एक्सपांड करेगा। सो वो अनलेस एंड अनटिल है तो आपका ट्रेड होता रहेगा। दैट्स इंटरनेशनल ट्रेड, बट द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड रिड्यूसेस द डिफरेंस इन फैक्टर प्राइस बिटवीन टू नेशन। और ये होने के बाद फैक्टर प्राइसेस में रिडक्शन होगा, इक्वलाइज होता जाएगा। इन शॉर्ट दस, यानी जो डिफरेंस था पहले अब वो कम होता जाएगा और वो इक्वल होते जाएंगे। दस इंटरनेशनल ट्रेड कीप्स एक्सपांडिंग अंटिल रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस आर completely equalized, which means the relative factor prices have also become equal in two nations. तो जब ये चीज़ होगी यानी फैक्टर इक्वल हो जाएगा, फैक्टर प्राइस इक्वल हो जाएगा, तब कमोडिटी प्राइस भी सेम होगी और तब तक ट्रेड होता रहेगा। जब कमोडिटी प्राइस सेम हो गई तो अब ट्रेड आगे नहीं होगा। सो ये तब तक होता रहेगा जब तक फैक्टर प्राइस इक्वल हो जाएगा, तो कमोडिटी प्राइस इक्वल हो जाएगा और ट्रेड तब तक ही होगा। Relative and absolute factor price equalization. We can show graphically that relative factor prices are equalized by trade in two nations. In figure 5.5, relative factor price, see ये है, ये आपका इक्विलिब्रियम है पीबी पे, ठीक है। पहले मैं आपको फटाफट से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू रीडिंग द पार्ट। ये जो था ये पी ए पे, ये नेशन वन का W अपॉन आर है, से हमारा जो एग्जाम्पल में मैंने 10 लिया था, ठीक है। पी ए प्राइस पे नेशन वन का W अपॉन आर रिलेटिव प्राइस है, रिलेटिव फैक्टर प्राइस है। पी ए डैश पे बिफोर ट्रेड, ये बिफोर ट्रेड की बात हो रही है, पी ए एंड पी ए डैश बिफोर ट्रेड, ये W अपॉन आर टू नेशन जो हमारा 15 था। विथ ट्रेड ये कम होता जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, एंड विथ ट्रेड ये बढ़ता जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। सो पी बी इज इक्वल्स टू पी बी डैश कौन सा है, जब ट्रेड होता है उस सिचुएशन में W अपॉन आर सेम हो जाएगा, जो हमारे सिचुएशन में मैंने 12 लिया था, 12 इज इक्वल्स टू 12, यहाँ पे ये 12 हो गया, ये इक्वल हो गया। सिंपल इतना है, आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या एक्सप्लेन हो रहा है, फटाफट से रीड कर लेते हैं। वही चीज़ है जो यहाँ पे हमने एटलीस्ट आपको, अगर जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया क्यों इंक्रीज या रिड्यूस हो रहा है W अपॉन आर, मतलब W अपॉन आर नेशन वन में क्यों इंक्रीज़ हो रहा है और नेशन टू में W अपॉन आर क्यों रिड्यूस हो रहा है, तो आपको ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Figure 5.5, the relative price of labor W upon R is measured along horizontal axis
and relative price of commodity X Px by Py is measured along the vertical axis. तो यहाँ पे आपका W/R यानी फैक्टर प्राइस, रिलेटिव फैक्टर प्राइस, और यहाँ पे रिलेटिव कमोडिटी प्राइस मेजर किया गया है. सो हर एक फैक्टर प्राइस से एक एसोसिएटेड कमोडिटी प्राइस है. जैसे हम बोलते हैं ना कि फैक्टर प्राइस 20 रुपीज़ है, प्रॉफिट को रख के 30 रुपीज़ हमारा कमोडिटी प्राइस है. सो हर एक फैक्टर प्राइस के लिए एक कमोडिटी प्राइस है. Before trade, nation 1 is at point A with W/R is equals to W/R1. Before trade, nation 1 is at point A with W/R is equals to W/R1 and Px by Py is equals to Pa. यानी यहाँ पे W/R जो है ये उनका रिलेटिव फैक्टर प्राइस है नेशन 1 का, और Pa रिलेटिव कमोडिटी प्राइस है, यानी Px by Py नेशन 1 का बिफोर ट्रेड का है. Nation 2 is at point A dash with W/R is equals to W/R2 and Px by Py is equals to Pa dash with W/R lower in nation 1 than in nation 2 in absence of trade. Pa is lower than Pa dash, so that nation 1 has comparative advantage in X. So क्योंकि फैक्टर प्राइस रिलेटिव फैक्टर प्राइस नेशन 1 में कम है, सो कमोडिटी रिलेटिव कमोडिटी प्राइस भी नेशन 1 में कम होगा. दैट्स द रीज़न वो एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइज करेगा. एज नेशन 1 द रिलेटिव लेबर अबंडेंट नेशन स्पेशलाइजेज इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी, एंड रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई. Demand for labor increases relative to demand for capital and W/R rises in nation 1. ये हमने पूरा पहले देख लिया है, I will not repeat it. This causes Px by Py to rise in nation 1 on the other hand. So इस वजह से W/R इंक्रीज़ होगा, इस वजह से Px by Py भी इंक्रीज़ होगा. On the other hand, as nation 2, which is a capital abundant nation, specializes in production of commodity Y, capital intensive commodity, its relative demand for capital increases, R upon W rises, that is W/R falls. So R upon W is rising, W/R falls, जो मैंने आपको explain किया है. This causes Py by Px to rise, meaning Px by Py to falls in nation 2. So ये eventually क्या बोलना चाह रहे हैं, W/R fall होगा तो Px by Py fall होगा. This process will continue until B is equals to B dash, at which Pb is equals to Pb dash and W/R is equals to W/R star in both nation. तो ये eventually जब तक W/R star पे आ जाएंगे तब तक ये होता रहेगा. नेशन 2 का रिलेटिव प्राइस कम होता रहेगा, नेशन 1 का रिलेटिव प्राइस बढ़ता जाएगा. Note that Pb is equals to Pb dash only if W/R is identical in both nation. तभी इक्वल होगा जब W/R आइडेंटिकल है दोनों नेशन में. सिंस बोथ नेशन ऑपरेट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड यूज सेम टेक्नोलॉजी. ये अजम्पशन हमने लिया था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है एंड टेक्नोलॉजी सेम है, तभी जाके ये होगा. Note also that Pb is equals to Pb dash lies between Pa and Pa dash and W/R star lie between the before relative price of factor before the trade. So ये हमने पहले भी देखा है कि जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइस होगा वो जो ऑटार्की सिचुएशन में रिलेटिव प्राइसेस थे नेशंस के उसके बीच में होगा, उन दोनों रिलेटिव प्राइस के बीच में होगा इक्विलिब्रियम या आफ्टर ट्रेड रिलेटिव प्राइस. तो फैक्टर प्राइस के लिए भी ये होगा एंड कमोडिटी प्राइस के लिए भी ये होगा कि वो बीच में लाई करेगा, रिलेटिव इक्विलिब्रियम आफ्टर ट्रेड प्राइस. टू समराइज, Px by Py will become equal, commodity price, relative commodity price will become equal as a result of trade, and this will occur only when W/R यानी relative factor price has also become equal in two nations, as long as both nations continue to produce both commodities. ये तब तक होगा जब तक दोनों नेशन दोनों कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करें, यानी इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन है.
A more rigorous and difficult proof of relative factor price equalization is given in appendix. The preceding paragraph shows the process by which relative not absolute factor price are equalized. हमने अब तक relative की बात ही की है, absolute की बात नहीं की है, but absolute equalization जो होगा factor price का means that free international trade also equalizes real wages for same type of labor in two nations and real rate of interest for same type of capital in two nations to equal. यानी इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से रियल वेजेस एब्सोल्यूट टर्म्स में भी इक्वल हो जाएंगे एंड रियल इंटरेस्ट भी एब्सोल्यूट टर्म्स में इक्वलाइज हो जाएगा दोनों नेशन में. However, given that trade equalizes relative factor price, that perfect competition exists in all commodity and factor markets, and that both nations use the same technology and face constant returns to scale in production of both commodity, it follows that trade also equalizes the absolute returns to homogeneous factor. This is same कि absolute terms में भी homogeneous factor is very important कि उनका skill set same होना चाहिए, उनका जो absolute return है या relative return है वो same हो जाएगा. A rigorous and difficult proof is given in appendix. Note that the trade acts as a substitute for international mobility of factors of production in its effect on factor prices. ये इवेंचुअली है ना एक सब्सटीट्यूट की तरह काम करता है इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इंटरनेशनली जब फैक्टर्स मूव करें तो वो एक सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करता है विथ फैक्टर मोबिलिटी, दैट इज विथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड नो लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. लेबर वुड माइग्रेट फ्रॉम लो वेज नेशन टू हाई वेज नेशन until wages in two nations become equal. तो ये क्या होगा अगर परफेक्ट मोबिलिटी होगी, मीनिंग लेबर कैन मूव इंटरनेशनली. अभी तो सिर्फ नेशन में ही वो मूव कर रहे हैं अपने नेशन में, क्योंकि नेशनल मोबिलिटी है, इंटरनेशनल मोबिलिटी नहीं है. सो अगर इंटरनेशनल मोबिलिटी होती तो क्योंकि वेजेस जो है, वेजेस नेशन वन में क्या थे? लो थे एंड नेशन टू में वेजेस ज़्यादा थे. तो जो नेशन वन के लेबर है वो नेशन टू में जाएंगे काम करने, क्योंकि वहाँ पे वेजेस ज़्यादा मिल रहे हैं. तो वो इवेंचुअली वहाँ पे क्या होगा? आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पार्ट. नेशन वन में वेजेस कम है, नेशन टू में वेजेस ज़्यादा है. दिस इज़ ऑटार्की सिचुएशन. विथ ट्रेड अगर परफेक्ट मोबिलिटी है इंटरनेशनली तो यहाँ के लेबर यहाँ पे जाएंगे नेशन टू में, क्योंकि वहाँ पे वेजेस ज़्यादा है. तो यहाँ पे सप्लाई लेबर का बढ़ जाएगा एंड डिमांड लेबर का कम होगा. जब सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड कम हो जाता है, तो वेजेस यानी प्राइस कम हो जाता है, तो वेजेस कम होंगे. यहाँ पे क्या होगा? सप्लाई लेबर का कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे सप्लाई कौन कर रहा है? लेबर. यही जो हम नॉर्मल पब्लिक है वो सप्लाई कर रहे हैं. हम नॉर्मल पब्लिक कहाँ जा रहे हैं? नेशन टू में जा रहे हैं, वेजेस वहाँ पे हायर है. तो यहाँ पे सप्लाई लेबर का कम हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा है, तो वेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो ये इवेंचुअली इक्वल होता जाएगा. Similarly, capital will move from low interest to high interest nation until rate of interest equalize in two nations. Well, trade operates on the demand for factor and factor mobility operates on supply of factor. So, trade operates on demand, factor mobility, supply. हमने अब तक ट्रेड में जब हमने बात की थी तो हम डिमांड, मैंने जो भी चेंजेस पहले बताए थे फैक्टर इक्वलाइजेशन के टाइम पे, वो डिमांड में चेंज हो रहा था. जब मैं यहाँ पे फैक्टर मोबिलिटी की यहाँ पे बात कर रही हूँ तो मैं आप देख सकते हो मैं सप्लाई को चेंज कर रही हूँ. सप्लाई चेंज हो रहा है, मैंने सप्लाई ऑफ लेबर की बात की. तो फैक्टर मोबिलिटी सप्लाई की बात करता है, जो फैक्टर प्राइस है वो या ट्रेड है वो डिमांड की बात करता है. इन ईदर केस the result is complete equalization and absolute returns to homogeneous factor. With some international mobility of factor, a smaller volume of trade would be required to bring about equality in factor returns to scale. So this is same. So दोनों केस में equalize होगा. So we have completed factor equalization theorem. नेक्स्ट जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए एंड थैंक यू.